नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अखंड भारत वास्तु सॉल्यूशंस में। मित्रों, आज का हमारा विषय है वास्तुशास्त्र और ज्योतिष। वास्तुशास्त्र में ज्योतिष का क्या कार्य है? तो मैं आपसे ये कहूँगा, वास्तु में ज्योतिष का बहुत बड़ा रोल होता है। ज्योतिष विद्या, आपको ध्यान होगा मेरा सबसे पहला वीडियो मॉडर्न वास्तु एंड क्वालिटीज़ में मैंने आपको यह बताया है कि एक अच्छे वास्तुशास्त्री को ज्योतिष शास्त्र भी आना चाहिए, उसको हस्तरेखा भी आना चाहिए, अंक विज्ञान भी आना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों यह जरूरी है कि एक अच्छे वास्तुशास्त्री को ज्योतिष का ज्ञान जरूर होना चाहिए। कई बार मित्रों आपने सुना होगा कि व्यक्ति का कहना होता है कि हमने अपना घर बहुत अच्छा बनवा रखा है, हमारा घर बहुत साफ सुथरा है, वास्तु के अनुसार है सभी चीज़ें, पर उसके बावजूद हमें सफलता नहीं मिल रही है। उसी जगह स्थान उन गपौड़ी वास्तुशास्त्रियों का आता है जो कहते हैं कि घड़ी आपने उल्टी दिशा में लगा रखी है, जिससे आपको धनहानि हो रही है। घर में इस तरह इन तस्वीरों को लगाएं, आपको फायदा होगा। घर में इस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा है, इसकी वजह से घर में नुकसान हो रहा है। उत्तर की बाउंड्री ज़्यादा ऊंची हो गई है, दक्षिण की बाउंड्री नीची हो गई, वगैरह वगैरह तरीके ऐसा बता देंगे वो कि एकदम से आप करोड़पति ही बन जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति परेशान हो वो ये सब उपाय तुरंत करने भी लगता है। पर संयम से काम लीजिए, सुख की प्राप्ति आप सभी को होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी को सुख की प्राप्ति ना हो। जिसने दुख को देखा उसको तो सुख मिलना ही मिलना है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए हुए शास्त्र हैं। इनका वेद से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वेद में नक्षत्र विज्ञान दिया गया है, जिससे कि हम ब्रह्मांड का पता लगा सकते हैं, कब बारिश होने वाली है, कब धूप तेज होगी। खगोलीय ज्ञान दे रखा उसमें। वहाँ से उन्होंने कभी वेद से ये नहीं बताया है कि आप किसी व्यक्ति की भविष्यवाणी कर सकते हैं, किसी का जीवन बता सकते हैं, वो किस तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा, या मकान इस प्रकार बनाए तब उसको फायदा होगा। तो ये वहाँ से नहीं निकला है, इसको बाद में ऋषि मुनियों ने बनाया। और यहाँ पे एक गपौड़ी वास्तुशास्त्रों के बारे में एक शब्द में ये बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, उस प्राचीन काल में जब वास्तुशास्त्र बना था तब तो घड़ियाँ होती ही नहीं थी, मूर्ति पूजन ही नहीं हुआ करती थी, फोटो थी ही नहीं। तो ये कौन सा नियम आपने आज बना दिया, ये फोटो इधर लगा लीजिए, ये तस्वीर इधर कर दीजिए, गणेश जी को लगा दीजिए इस तरफ 7 घोड़े दौड़ते हुए लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो आपको उन्नति मिल जाएगी। वाह भाई वाह, ये कोई बात नहीं है। जिस समय का वास्तुशास्त्र है उस समय पर यदि आप जाएंगे तो उस समय से आपको यह मालूम चल जाएगा कि वास्तुशास्त्र में ये सब फिजूल की बातें नहीं थी। वास्तु बना था किसी भी जगह के जो क्लाइमेट होती है, उस क्लाइमेट को देखते हुए उस जगह का मानचित्र हम कैसे बनाएं। अब क्लाइमेट में तो सभी चीज़ें आ जाती हैं, वर्षा भी आ जाएगी, गर्मी भी आ जाएगी, वहाँ पे हवा का क्या प्रवाह है, ह्यूमिडिटी वहाँ की क्या है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों पे बात करते हुए वहाँ की प्लानिंग की जाती थी। अगर आपका घर प्लेन पे है तो आप प्लेन छत डालोगे, अगर आपका ऐसी जगहों पे घर है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो झोपड़ी नुमा छत डालोगे। और वहाँ तो प्लेन नहीं डाल दोगे आप, सारी बर्फ़ जम जाएगी घर की छत के ऊपर, सीलन आ जाएगी और गिर जाएगी छत खोपड़ी के ऊपर ही। तो
अंधविश्वास से दूर रहिए, वास्तविकता में जाइए, क्या है वास्तु उसको जानिए। वास्तु में जो नियम बताए गए हैं वो क्यों थे, उनके पीछे कारण क्या था। और इस चैनल में मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नियम है उन नियम के पीछे कारण क्या है। तो बात करते हैं ज्योतिष। ज्योतिष क्यों वास्तुशास्त्री को आनी चाहिए। ज्योतिष में जब कुंडली बनाई जाती है तो उसमें 12 भाव होते हैं। पहला भाव या उसको कह लीजिए पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर। 7 ग्रह होते हैं। 12वें घर में 7 ग्रह का जो खेल होता है उससे आप किसी व्यक्ति विशेष की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि इसको क्या कलर सूट करता है, इसको क्या कार्य सूट करता है, इसकी मानसिकता कैसी है, इसके परिवार में लोग कैसे हैं, या अपने जीवन में क्या करेगा, कितनी उन्नति तक जाएगा, वगैरह वगैरह। 12 भाव आते हैं जिसमें वो क्या खर्चा करता है, क्या नहीं खर्चा करता है, क्या कमाई करेगा, क्या उसका भाग्य कहेगा, क्या उसके माता होंगे, क्या उसके पिता होंगे, क्या उसके छोटे भाई बहन होंगे, क्या नौकरी वो करेगा, कैसा उसका विवाह रहेगा, कैसा वह स्वयं रहेगा, क्या उसका चरित्र रहेगा। ये सारी जानकारी हमें ज्योतिष के जरिए प्राप्त होती है। तो अगर एक वास्तुशास्त्री को ज्योतिष नहीं आती होगी तो कहीं पर वो मात खा जाएगा, आपके घर का वास्तु पूर्ण रूप से नहीं सुधार पाएगा। अब व्यक्ति ये कह रहा है, एक व्यक्ति, कि जी हमने वास्तु के हिसाब से अपना पूरा घर बना रखा है, A to Z वास्तु के हिसाब से, पर मेरे घर में हमको उन्नति नहीं मिल रही है, कुछ गड़बड़। तो यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि वो गड़बड़ कुछ नहीं है, आपका घर बिल्कुल सही है, वास्तु के अनुरूप ही है। पर आपने वहाँ पे वास्तु शास्त्र ने ज्योतिष ज्ञान ना रखते हुए वहाँ पे ये नहीं जान पाया कि इस व्यक्ति को क्या कार्य करने चाहिए, इस व्यक्ति को अपने बेडरूम में कैसा कलर लगाना चाहिए, अपने ड्राइंग रूम में कैसा कलर लगाना चाहिए, अपने व्यवसाय के स्थान पर कैसा कलर यूज़ करना चाहिए, खुद को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, खुद को क्या आचरण करना चाहिए, खुद के अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको क्या व्यवसाय करना चाहिए, उसको किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो जब उस वास्तुशास्त्री को इन चीज़ों का भी ज्ञान होगा उस विशेष व्यक्ति के बारे में, तो वह पूर्ण वास्तु जो है उसके ऊपर लागू होगा और उस व्यक्ति को उन्नति की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए वास्तुशास्त्र में ज्योतिषी का ज्ञान भी होना या ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। कभी कभी वास्तु का आधार सिर्फ एक है, ऊर्जा, और ज्योतिष के आधार कई हैं, जिनमें से अभी 7 की गणना हम लोग कर सकते हैं। जो ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि, बुध, बृहस्पति, चंद्र, और शायद सभी हो गए होंगे, छूट गया होगा तो आप ध्यान कर लीजिएगा, जिसमें चंद्रमा जिस भाव में बैठ जाता है वही उस व्यक्ति की राशि कहलाती है। उसकी कुंडली से ही हम ये जान सकते हैं उसके इष्ट देव कौन है, उसको किसकी आराधना करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो ज्योतिष की सहायता से हम उस व्यक्ति के अंदर पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करवा सकते हैं, और जैसे ही उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा वह उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचेगा। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, उसको उन्नति से कोई रोक नहीं सकता है। कई लोग ज्योतिष को गलत तरीके से लेते हैं, जैसे कि वो अपने विषय में जान तो जाते हैं पर वो उसका आचरण नहीं करते हैं जो उनको आचरण करना चाहिए। और करे भी तो कैसे, क्योंकि ज्योतिष में भी इतना पाखंड भर गया है अब
इनको दक्षिणा दीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए, ये करिए, 10 किलो उड़द की दाल दान दीजिए, तो चावल दान दीजिए, तो ये पूजा करवानी है, तो ये हवन करवाना है, तो इसमें 50,000 रुपये खर्चा, इसमें इतने 1,000 रुपये खर्चा, कुछ नहीं। सातों ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे सिर्फ 5 वस्तुओं के जरिए, 5 कार्यों के जरिए, और जो कि बहुत आसान है। ना आपको भजन करना है, ना कीर्तन करना है, ना दान करना है, ना किसी को दक्षिणा देनी है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ शारीरिक परिश्रम हल्का सा करना है। अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि भाई एक घर के बाहर एक पेड़ लगा दीजिएगा और वो पेड़ मरे ना, चल जाए, तो क्या इतना भी आप नहीं कर सकते? बिल्कुल, बड़े आराम से कर सकते हैं। बता देंगे आपको पुखराज पहनना है, पन्ना पहनना है, डायमंड पहनना है। अरे इतने महंगे महंगे हीरे क्या सभी व्यक्ति पहन सकते हैं? तो इनका दूसरा उपाय भी है, बिना खर्चे के भी आप इन उपायों को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। पन्ना की जगह गाय को हरा चारा खिला दीजिए, पुखराज की जगह केले के वृक्ष के ऊपर जल और हल्दी चढ़ा दीजिए, गुड़ चढ़ा दीजिए, गाय को रोटी में गुड़ लगा के दे दीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे उपाय हैं। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, वेद कहता है हमारा कि जो पृथ्वी की संरचना हुई उसमें सबसे पहले उत्पत्ति हुई पृथ्वी पे, वो थे श्रप्स, पेड़ पौधे, घास फूस और पानी के अंदर उगने वाली घास वगैरह। फिर जलीय जंतु का उत्पत्ति हुई। उसके बाद पृथ्वी पर जानवरों की उत्पत्ति हुई, और सबसे आखिरी में जो उत्पत्ति, जो एक विशेष महत्व रखते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो मनुष्य की हुई। गर्भ धरती माँ बनी, जिससे उत्पत्ति हुई, और जो पहला शिशु उत्पन्न हुआ था वो प्रौढ़ था, यानी कि वो बड़ा था, यानी कि वो अपनी सुरक्षा कर सकता था। वो वृक्ष के ऊपर चढ़ के उस पे से पेड़ से फल को तोड़ के खा सकता था, वो जीवित रह सकता था। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवांशिकता का नियम है, जो इस प्रकृति से लड़ता है वही जीवित रहता है। तो वो पहला जो भी था वो इस प्रकृति से लड़ा, वो जीवित रहा। और जहाँ तक यही सत्य हो सकता है, क्योंकि कई बार लोग सवाल करते हैं कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो मैं यही कहूँगा कि पहले अंडा ही आया। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे अंडा तो पनप सकता है, पर सीधे मुर्गी नहीं बन सकती है, सीधे आदमी नहीं बन सकता है, सीधे मछली नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, और प्रत्येक व्यक्ति का शरीर मरण है, पर आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरती है। तो मेरा मानना यह है कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्न करता है या ईश्वर के किए हुए उन कार्यों को हाथ बटाता है कि वो कार्य और अच्छे से और आगे की ओर बढ़ सके, तो फिर उसको कोई ग्रह, कोई वास्तु दोष, उसका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। तो जलीय जंतुओं का ख्याल रखिए, पृथ्वी के ऊपर जानवरों का ख्याल रखिए, वृक्ष, इनका सबका ख्याल रखिए। आपका ख्याल तो ये सब प्रकृति रख ही लेगी। और दूसरा, इस प्रकृति से तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज मुख्य बात यह थी कि ज्योतिष का वास्तुशास्त्र में बहुत अहम रोल होता है, और एक अच्छे वास्तुशास्त्री को ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर उसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है
तो शायद वो पूर्ण रूप से आपके घर का वास्तु दोष का निवारण ना कर सके, और वो आपको सिर्फ इन बातों में टहलाता रहे कि आपके अंदर घड़ी आपने उत्तर में लगा दी, पूरब में लगा दी, इधर की खिड़की छोटी है, उधर की खिड़की बड़ी है, ये दरवाज़ा जो है बेकार है, वो दरवाज़ा बेकार है, मंदिर में आपने ये स्थापना नहीं की है, इस जगह पे आपने ये फोटोएं नहीं लगाई हैं, वगैरह वगैरह करके वह बेवकूफ़ बना के सिर्फ आपका धन ठगेगा और कोई कार्य नहीं करेगा। आप भी उसी में उलझे रहेंगे। इसलिए सही वास्तु जानिए, वास्तु के पीछे का कारण जानिए, और उसके बाद उसको अपने ऊपर लगाइए, फिर देखिए चमत्कारिक फ़ायदा। 80% मैं फिर कहता हूँ दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ 20% आपको मेहनत करना है, उतना कर लीजिए, तो सफलता से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास बिना मकान को तोड़े फोड़े वास्तु का निवारण करने का तरीका है, और ज्योतिषी विद्या में भी आप दुनियादारी पूजा पाठ कुछ भी आपको नहीं करना है, कुछ कार्यों को करना है, आपकी कुंडली को देखते हुए यह बताया जा सकता है कि वह आसान कार्य क्या है जिससे कि आप उन्नति करें। और मैं चाहता हूँ कि आप उन्नति करें और देश विदेश हर जगह अपना नाम, अपने वंश का नाम ऊंचा करें। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कि आर्किटेक्ट और वास्तुशास्त्र में क्या अंतर होता है, और इसका सही जवाब देने वालों को हमारी संस्था की ओर से मुफ्त मानचित्र बना के दिया जाएगा। यहीं पर आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। नमस्कार मित्रों।